अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मीट्रिक स्पेस के मुतल्लिक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स में कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे और हम देखेंगे कि वो फंक्शंस मीट्रिक के जो 4 एक्सियम्स हैं उन एक्सियम में से किसी एक्सियम को सेटिस्फाई ना करने की वजह से वो फंक्शन मीट्रिक नहीं कहलाएंगे दिए हुए सेट एक्स पर। इससे पहले हमने वीडियोस में जो एग्जांपल्स की हैं उनमें हमने दिखाया, हमने शो किया, हमने प्रूव किया कि दिया हुआ फंक्शन सेट एक्स पर मीट्रिक है। लेकिन आज हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे जो शायद बज़ाहिर जो है वो लगते हैं कि ये मीट्रिक हैं, लेकिन जब हम उन्हें डिटेल के साथ तमाम एक्सियम उन पर अप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो फंक्शंस हमारे कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो फंक्शंस हमारे मीट्रिक नहीं कहलाएंगे सेट एक्स पर। तो आज की वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 को करने से पहले मैं चाहूँगा कि मीट्रिक की डेफिनेशन को रिकॉल कर लें। आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन b नॉन एम्प्टी सेट x पर मीट्रिक कहलाएगा अगर ये 4 कंडीशंस को वो फंक्शन पूरा करे। हम जानते हैं कि क्योंकि फंक्शन d कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विद x से r की तरफ डिफाइंड है, तो कहा जा सकता है कि ये फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए हैं और इसकी जो आउटपुट है वो रियल नंबर होगी। तो ये 4 कंडीशंस कौन सी हैं जो ये फंक्शन d जो है वो अगर सेटिस्फाई करे, उनको फुलफिल करे, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन d हमारा मीट्रिक है। तो फर्स्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट्स ये है कि ये फंक्शन d किसी भी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई हो, आंसर हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर दे। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये फंक्शन d ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होता है जिसका आउटपुट 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये बात कंफर्म होगी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है। इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर टू एलिमेंट्स x और y सेम हो तो लाजमी बात है कि जब x और y का ऑर्डर्ड पेयर पे फंक्शन अप्लाई होगा तो आंसर 0 देगा। थर्ड कंडीशन ये है कि ये फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई हो या ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स पे अप्लाई हो, आंसर इक्वल होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन ये है कि 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो अगर कोई फंक्शन डी ये चारों कंडीशंस पूरी करता है तो वो फंक्शन डी जो है वो हमारा मीट्रिक कहलाएगा। अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं कि इसमें हमें कैसा फंक्शन दिया हुआ है। हमारे पास x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ये हमारे पास एक फंक्शन d है जो कि डिफाइंड है कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। और जाहिर बात है ये फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट से r की तरफ डिफाइंड है, तो इस फंक्शन की जो इनपुट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से ऑर्डर्ड पेयर होगी। अब देखते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन सेट x पर मीट्रिक क्यों नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे x की हो या y की हो, हमेशा आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव आएगा। अगर x का और y का नॉन नेगेटिव आता है तो इसके सम का भी नॉन नेगेटिव आएगा, यानी कि d ऑफ एक्स वाई जो है वो नॉन नेगेटिव हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। फर्स्ट एक्सियम या फर्स्ट कंडीशन हमारी इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी। सेकेंड कंडीशन में पहले सपोज कर लिया कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है। इससे पहले डबल इंप्लाइज चल रहे थे, लेकिन इसमें देखेंगे कि सिंगल इंप्लाइज के साथ हम चला रहे हैं, क्योंकि यहीं पे ये सेकंड कंडीशन ही जो है वो गिवन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए अगर पिछले वीडियोस को इसके साथ कंपेयर करें तो पहले हम डबल इंप्लाइज यानी कि वाइस वर्सा या इफ एंड ओनली इफ जिसे कहते हैं उसके मुताबिक कर रहे थे। अब ये सपोज कर लिया और हमने एंड पर प्रूव करना है x इक्वल वाई। तो देखते हैं d ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, बाय डेफिनेशन के मुताबिक इसका सम 0,
सम जीरो के बाद अगर टू एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उनका सम जीरो आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई दोनों जीरो हों। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब एक्स जीरो है, इसका मतलब वाई जीरो है। अगर एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, तो जाहिर बात है दोनों वैल्यू जीरो होने की वजह से एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं। तो हमने इसको सपोज किया, इसको प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली हम इसको सपोज करते हैं कि x हमारा इक्वल y है, और हम अगर प्रूव कर जाते हैं कि x इक्वल y सपोज करने पर d ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो मिलता है, तो ये फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, अगर x इक्वल y है तो एक तो ये कंडीशन हो गई सॉरी, x इक्वल वाई पर एक कंडीशन हो गई, और दोनों साइडों पे अगर मैं माइनस अप्लाई कर दूं तो जारी बात है माइनस एक्स इक्वल माइनस वाई। अब अगर देखें तो ये है पॉजिटिव x, ये है माइनस x, तो दोनों मिलाकर जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आ गया। फिर इस केस में पॉजिटिव y है, इस केस में माइनस y है, तो दोनों को मिलाकर हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो y की जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि आप देख सकते हैं कि ये बाय डेफिनेशन d ऑफ एक्स वाई तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू y था, जबकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू d ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, और d ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो प्रूव नहीं हो रहा। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन या सेकंड एक्सियम जो है वो हमारा यहाँ पर इस कंडीशन में जो है वो प्रूव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन d जो है वो हमारा मीट्रिक नहीं है ऑन सेट x विच इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि हमारे पास अगेन हमारे पास जो सेट x है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ये हमारा फंक्शन है जिसकी डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं और आउटपुट रियल नंबर्स हैं, और ये फंक्शन की जो है वो हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू, और हमने शो करना है कि ये डी हमारा मीट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो देखते हैं जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसी भी अमाउंट की लें उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और ये बाय डेफिनेशन डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव आ रहा है। ये फर्स्ट एक्सियम तो इसने पूरा कर लिया। अब सेकंड एक्सियम देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि हमें एंड पर x इक्वल वाई प्रूव करना है। अब ये अगर इक्वल जीरो है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो है। एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो तभी होगी जब अंदर वाली वैल्यू जो है वो इक्वल जीरो के हो। माइनस वाई स्केयर उस साइड पे जाएगा तो एक्स स्केयर इक्वल वाई स्केयर, और अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर जो है दोनों वैल्यूज इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है कि एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर के हो। नंबर वन, जब x और y इक्वल हो, या ये कंडीशन हो सकती है माइनस एक्स और माइनस वाई आपस में इक्वल हो, या दूसरे लफ्ज़ों में अगेन x इक्वल वाई। तो इसमें तो आप देखें कि दोनों केसेस में हमें एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर से x इक्वल वाई मिल रहा है। तो टू कंडीशन से तो हमने शुरू कहाँ से किया, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो से, और पहुंच कहाँ पे गए, x इक्वल वाई पर। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर में x की वैल्यू माइनस वाई अगर रखें तो तब भी तो बोथ साइड जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसी तरह इस इक्वेशन को y की वैल्यू माइनस एक्स रखने से भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर से हमें जो चार इक्वेशंस मिलती हैं दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, यूं समझ लें, या एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर को x की वैल्यू y भी सेटिस्फाई कर रही है, फिर x की वैल्यू माइनस वाई भी सेटिस्फाई कर रही है, और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि y की वैल्यू माइनस एक्स वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर इन दो कंडीशंस को देखें तो ये दो कंडीशंस भी इसी इक्वेशन से हमें मिल रही हैं, जबकि रूल तो ये कहता था कि डी ऑफ एक्स वाई अगर इक्वल जीरो हो तो हमें ओनली x इक्वल वाई मिलना चाहिए था। लेकिन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो से हमें x इक्वल वाई तो मिल रहा है, लेकिन साथ में x इक्वल माइनस वाई भी है और माइनस एक्स इक्वल वाई भी। यहाँ पे भी आप यूं कह सकते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल माइनस वाई
और इसको मिलाकर आप अगर एक कंडीशन पढ़ना चाहें तो भी हो सकता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 रखने से हमें 2 केसेस मिल रहे हैं, एक x इक्वल वाई और दूसरा x इक्वल माइनस वाई, जबकि आंसर में हमें ओनली x इक्वल वाई मिलना चाहिए था। तो यही वजह है कि ये हमारा एक्सियम नंबर जो 2 है ये इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा और हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन d हमारा मीट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि एग्जाम्पल नंबर 3 में जो है वो हमें एक अगेन x हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, ये d हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन और रेंज आपको नज़र आ रही है कि डोमेन ऑर्डर पेयर है और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है कि जब भी d किसी ऑर्डर पेयर पे अप्लाई होगा x y पर, तो उस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू में से मैक्सिमम उठाएगा या मैक्सिमम पिक करेगा। तो ये हमारे पास फंक्शन के काम करने का तरीका आ गया और हमने शो करना है कि d हमारा मीट्रिक नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन ज़ीरो है, y की एब्सोल्यूट वैल्यू भी नॉन ज़ीरो होगी और दो नॉन ज़ीरो नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव कहेंगे कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू भी नॉन नेगेटिव है, y की एब्सोल्यूट वैल्यू भी नॉन नेगेटिव है और टू नॉन नेगेटिव वैल्यू का मैक्सिमम भी जो है वो भी नॉन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि d ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव है। तो फर्स्ट एक्सियम हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड एक्सियम में सपोज कर लिया कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है और हमारा एंड होना चाहिए x इक्वल वाई पर। तो अगर d ऑफ एक्स वाई 0 है तो इसका मतलब है मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम 0 है। अगर x एब्सोल्यूट और y की एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम 0 है तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x 0 है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y भी 0 है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 और 0 का मैक्सिमम क्या होगा 0, इसी तरह 0 और 0 का मिनिमम भी क्या होगा 0। तो उन्होंने ये कहा है कि ये भी x की एब्सोल्यूट वैल्यू और y की एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम 0 है। तो ये पॉसिबल तभी है जब ये वैल्यू भी 0 हो और ये भी 0, और यहाँ से 0 आने की वजह से हम कहेंगे कि हम पहुँच गए x इक्वल वाई की तरफ। तो एक डायरेक्शन की तो जो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो गई कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 के सपोज किया और x इक्वल वाई तक हम पहुँच गए। अब इसका कन्वर्सली सपोज करते हैं कि x इक्वल वाई है। अब अगर x इक्वल वाई है तो इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है माइनस एक्स इक्वल माइनस वाई के, और दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से मिलाएं और इधर से मिलाएं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है y की एब्सोल्यूट वैल्यू से। लेकिन अगर यहाँ तक देखा जाए कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू और y की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल तो है, लेकिन यहाँ से ये नहीं प्रूफ किया जा रहा या यहाँ से ये बात वाजे नहीं है कि ये वैल्यूज तो इक्वल है लेकिन इनका मैक्सिमम भी जो है वो 0 है। हो सकता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे आप 3x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू -3 है। अब जारी बात है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है लेकिन उनका मैक्सिमम जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, आप x की वैल्यू जो है वो आप ले लें 7 और y की वैल्यू ले लें -7, तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है लेकिन उनका मैक्सिमम 0 नहीं है। तो इस कंडीशन से हम ये नहीं लिख सकते कि मैक्सिमम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y का वो 0 है। तो अगर मैक्सिमम ये 0 नहीं लिख सकते तो ये चीज़ हमें पता है बाय डेफिनेशन d ऑफ एक्स वाई है, तो हम d ऑफ एक्स वाई को भी 0 नहीं इक्वल लिख सकते। तो हमने कन्वर्सली सपोज कहाँ से शुरू किया था x इक्वल वाई से, और हम d ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 तक नहीं पहुँच सके। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेकंड जो एक्सियम है उसका कन्वर्सली जो केस है वो हमारा प्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये हमारा गिवन फंक्शन भी जो है वो सेट x पर जो है वो मीट्रिक नहीं है। फोर्थ एग्जांपल में ये हमारे पास एक फंक्शन है d डैश ऑफ एक्स वाई, लेकिन इस फंक्शन की ये खूबी है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक और फंक्शन d जो कि मीट्रिक है, उन्होंने कह दिया कि एक्स डी जो है वो हमारा मीट्रिक स्पेस है, यानी कि एक्स स्पेस पर डी मीट्रिक डिफाइंड है। तो हमारे पास जो डी डैश की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में एक और फंक्शन है जिसका नाम मीट्रिक है, वो इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि प्रूव करो कि डी डैश हमारा मीट्रिक नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सियम जो है वो तो प्रूव हो रहा है
कि 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होता है, 1 माइनस डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होता है। दोनों का कोशेंट जो कि बाय डेफिनेशन डी डैश ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, ये भी हमारा जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, नॉन नेगेटिव हम कहेंगे। तो नॉन नेगेटिव होगा या ग्रेटर देन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, तो दोनों का कोशेंट भी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और हमारी फर्स्ट कंडीशन जो मीट्रिक की है वो यही कहती है कि जब कोई डी किसी एक्स वाई पे अप्लाई हो तो या आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो दे या आंसर इक्वल टू ज़ीरो दे। इसका मतलब है ग्रेटर देन ज़ीरो होने की वजह से फर्स्ट एक्सियम हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड एक्सियम को देखते हैं कि सपोज कर लिया कि डी डैश ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। अगर डी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल ज़ीरो है तो डेफिनेशन के मुताबिक ये पार्ट इक्वल टू ज़ीरो है, ये हिस्सा ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा और डी एक्स वाई का आंसर -1 आएगा। जबकि हमारा रूल ये था कि डी ऑफ एक्स वाई अगर इक्वल ज़ीरो हो तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं एक्स इक्वल वाई है, लेकिन डी ऑफ एक्स वाई अगर -1 हो तो कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो कि हमें x इक्वल वाई तक लेके जा सके। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल -1 का मतलब है कि डजंट इम्प्लाइज x इक्वल वाई। तो ये हमारा सेकंड एक्सियम जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ इस एग्जांपल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है वो फंक्शन हमारा जो है वो मीट्रिक नहीं है। आई होप बहुत इजी था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें x हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। ये फंक्शन की जो है वो बताया है कि फंक्शन डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विद x से r की तरफ, यानी कि इसकी इनपुट जो है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं और आउटपुट में जो है वो रियल नंबर्स पड़े हुए हैं। और जबकि ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और हमने प्रूव करना है कि ये d हमारा मीट्रिक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है, थर्ड को भी कर रहा है, लेकिन ये फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि फोर्थ कंडीशन ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। ये कैसे नहीं करेगा फोर्थ कंडीशन को? उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है कि अगर हम x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6 ले लें, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो ये कहती है कि 1 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस कितना है? आप जानते हैं 6 माइनस 1 5 यूनिट है। तो 1 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए 1 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस प्लस 4 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि 1 से 6 तक कितने यूनिट डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 यूनिट। और 1 से 4 तक कितना है? 1 2 3। और 4 से 6 तक कितना है? 1 2। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब है अगर हम इसे ब्रेक करके 1 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस लें, वो भी हमारा 5 यूनिट बनता है। और जबकि 1 से लेकर 6 तक डायरेक्ट लें, ये भी हमारा 5 यूनिट बनता है। लेकिन ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर देखें कि इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि साफ नज़र आ रहा है कि 1 और 6 के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि 5 यूनिट है, वो 1 से 4 तक और 4 से 6 तक के डिस्टेंस के सम के इक्वल है। लेकिन इस डेफिनेशन के मुताबिक ये डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो इधर सेटिस्फाई नहीं हो रही। कैसे? x की वैल्यू 1 ली, y की 4, z की 6, ये हमें पता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। इसके अंदर x की जगह 1, y की जगह 4, z की जगह 6 लिखा, और इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई करते हुए जब वैल्यूज़ निकाली, तो वैल्यूज़ निकालने के साथ हम यहाँ पे पहुँचे कि 25 लेस देन इक्वल टू है 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 13 होते हैं, तो ना तो 25 इक्वल है 13 के और ना ही 25 लेस देन है 13 के। इसका मतलब है डिस्टेंस वाली डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, वो तो इसी तरीके से ही काम करेगी कि 1 से 6 तक 5 यूनिट ही डिस्टेंस है और वो 5 यूनिट को ब्रेक करके 3 प्लस 2 डिस्टेंस लिखा जा सकता है। लेकिन ये डेफिनेशन को यूज करते हुए जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो फेल हो रही है। ये क्यों डिस्टेंस की प्रॉपर्टी फेल हो रही है? क्योंकि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये रॉन्ग है।
इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो फंक्शन है हमारा d, ये हमारा जो फोर्थ एक्सियम है ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और सेटिस्फाई ना करने की वजह से इस डेफिनेशन जो कि गलत आउटपुट दे रही है, उसकी वजह से हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन d जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को पूरा ना करने की वजह से हमारा मीट्रिक नहीं है सेट x पर, जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 ये कहती है कि x आपके पास r स्क्वायर है। r स्क्वायर का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r विद r, और ये हमारा d है। इसका मतलब ये हुआ कि जब r स्क्वायर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे r के साथ, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की डोमेन में वो ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े होंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगेन ऑर्डर्ड पेयर है, सेकंड एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है। इससे पहले वाले में तो क्या होता था कि डोमेन के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते थे जिसका फर्स्ट एलिमेंट सिंगल होता था, वो x को बिलोंग करता था, और सेकंड एलिमेंट भी सिंगल होता था जो कि x को बिलोंग करता था। लेकिन यहाँ x r स्क्वायर की वजह से हमारे पास ये ऐसा सेट है जिसमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए हैं जिन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है और सेकंड एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है। एनीवे, ये हमारी डेफिनेशन है फंक्शन की कि जब भी फंक्शन d p1 और p2 पे अप्लाई होगा तो x1 के एब्सोल्यूट वैल्यू, y1, x2 और y2 तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हमने शो करना है कि ये हमारा मीट्रिक नहीं है। आप इजीली देख सकते हैं तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं वो चूंकि नॉन नेगेटिव होती हैं, और नॉन नेगेटिव होने की वजह से इनका सम भी जो है वो नॉन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। सेकंड वाली देखें, सपोज कर लिया कि d ऑफ p1 p2 इक्वल 0 है, और हमने प्रूव करना है कि p1 इक्वल p2 के है। अब अगर डिस्टेंस 0 है d ऑफ p1 p2, इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है। अगर सभी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम 0 है तो इसका मतलब है हर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, और हर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होने का वजह से हम कह सकते हैं x1 भी 0 है, x2 0 है, y1 0 है, y2 सभी वैल्यू आपस में सेम आ गई। तो मैं x1 को इक्वल x2 लिख सकता हूँ, y1 को इक्वल y2 लिख सकता हूँ, या इसको पेयर की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। हमें पता है टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, जो कि ऊपर हमें दिया हुआ है। और ये हमारा p1 है, और ये हमारा जो है वो पॉइंट नंबर 2 या p2 है। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, d ऑफ p1 p2 इक्वल 0 है, और कहाँ पे इख्तिताम किया, p1 इक्वल p2 के। तो ये हमारी वन वे तो हमने सेटिस्फाई कर लिया एक्सियम नंबर 2 को। अब कन्वर्सली देखें कि सपोज कर लिया कि p1 इक्वल p2 है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब है x1 इक्वल x2 के है, y1 इक्वल y2 के है। लेकिन यहाँ से x1 इक्वल x2 के, y1 इक्वल y2 का ये मतलब नहीं है कि x1 जो है वो 0 है, x2 0 है, y1 0 है, y2 0 है, क्योंकि अगर x1 और x2, y1 और y2 ये 0 होंगे तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम भी 0 होगा। लेकिन सिर्फ इतनी कंडीशन से हमें ये नहीं पता चल रहा, या ये हमें शो नहीं हो रहा कि x1, x2, y1 और y2 0 है। क्योंकि अगर ये शो हो कि x1, y1, x2, y2 0 हैं, तो ही उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम 0 होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का सम 0 होगा तो ही हम उसे लिख सकेंगे d ऑफ p1 p2 0, और हमारा कन्वर्सली प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर ये इम्प्लाइज डजंट इम्प्लाइज कि इनका सम इक्वल 0 है। इसका मतलब है डजंट इम्प्लाइज कि d ऑफ p1 p2 इक्वल 0 है। तो हमने स्टार्ट लिया p1 इक्वल p2 से, लेकिन हम d ऑफ p1 p2 इक्वल 0 तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसका कन्वर्सली ट्रू जो है वो नहीं है। और कन्वर्सली ट्रू ना होने की वजह से एक्सियम नंबर 2 हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम कहेंगे ये गिवन फंक्शन d जो है ये हमारा मीट्रिक नहीं है सेट x पर, जो कि हमारा r स्क्वायर के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की एग्जांपल्स जिनमें हमने देखा कि दिए हुए फंक्शंस कुछ एक्सियम्स को या कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करने की वजह से मीट्रिक नहीं कहलाए। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईमेल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं,
और आखिर में मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बाकी लोगों को भी कहें। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।